तीन चरण के बाद ही बीजेपी सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। तीन चरणों के बाद जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं वो मैजिक फिगर से ज्यादा का फिगर है। 300 से थोड़ा कम सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 272 सीटें मैजिक फिगर होती हैं। और इन सीटों में अब तक इतनी सीटों का नुकसान बीजेपी को हो चुका है जो बहुमत के आंकड़े से नीचे चला जाता है और आने वाले चार चरणों में वो इररिपेयरेबल है, यानी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। कैसे और क्यों, कितनी सीटों का नुकसान हुआ है, यही सब चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने जुट रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, आपका स्वागत करता हूं प्रणाम इंडिया में। शुरुआत आज करते हैं वोट प्रतिशत को लेकर के और उसको मैं अपडेट भी करता रहूंगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा आया है, अपडेट हुआ है। 7 बजे का जो आंकड़ा अपडेट हुआ है, हालांकि हमारे दर्शक जरूर कहेंगे कि ये तो 11 दिन बाद फिर रिवाइज हो जाएगा, लेकिन 11 दिन बाद जब होगा तब हम देखेंगे। लेकिन अभी जो 7 बजे का अपडेट है वो है कि 61.95% वोटिंग हुई है। और हमारा अनुभव यह है कि जो अपडेट भी हो जाएगा तो 5% 6% बढ़ जाएगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। और हम ये जानते हैं कि इस चरण में जो मतदान हुए हैं उन सीटों पर पिछले 2019 में जो वोटिंग पड़ी थी वो 66.89% पड़ी थी। 66.89, यानी अभी 61.96% है, तो वो उससे करीब करीब 5% कम है, 5% के आसपास कम है। अब बहुत अधिक होगा तो ये मैच कर जाएगा, इससे ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है पिछले चुनाव में। मैं एक बात बहुत समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, पिछले 4-5 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखिए, उसके बाद आज के चरण की भी हम समीक्षा करेंगे। वो 2004 से हम शुरुआत करें, जब वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी तब क्या हुआ था 2004 के चुनाव में। तब वोटिंग परसेंटेज डिप हुआ था, 2% से थोड़ा मतदान कम हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो फील गुड वाली सरकार थी, नहीं लौटी, यूपीए आ गई। लेकिन हम यहीं से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे। आप आइए 2009 का चुनाव, 2009 के चुनाव में 0.14% अधिक मतदान हुआ था, लेकिन 0.14% अधिक होने को आप एज इट इज मान लीजिए, यानी ना अधिक ना कम। उस स्थिति में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, दोबारा आ गई। लेकिन 2014 में बहुत एग्रेसिव मतदान हुआ, कांग्रेस की सरकार यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। भ्रष्टाचार वाला जो आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, वो उसकी पृष्ठभूमि थी और 8% से ज्यादा मतदान हुआ, 8% से ज्यादा, और बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई, अपने दम पर आ गई। 2014 के बाद 2019 आई है। 2019 में क्या हुआ, वोट 1% ज्यादा हुआ, 1% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई और ज्यादा वोटिंग हुई और बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई। यानी ये 5 चुनाव के जो हम की बात कर रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि वोट का प्रतिशत जब डिप होता है तो यूपीए सरकार आ जाती है, या इक्वल रहता है तो बरकरार रहती है। लेकिन बीजेपी सरकार जब अपने आप को, जब पहली बार आई थी तो 8% का जंप लेकर आई थी, और दूसरी बार जब बरकरार रखा तो थोड़ा सा वोट परसेंटेज ज्यादा रहा तो बरकरार रही। लेकिन जब जब वोट परसेंटेज डिप होता है, ओवरऑल अगर 2% 1% भी डिप होगा
तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले 2 चरण के जो मतदान हुए उसमें 5 से 6% तक वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई। इसके बावजूद कि 11 दिनों बाद आंकड़े बदल गए थे, फिर भी 5 से 6% के बीच आंकड़े पिछले 2009 की तुलना में कम हुए हैं। और ये बहुत बड़ा संकेत था कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार हार होने वाली है। इसका जमीनी रिपोर्ट से एक अलाइनमेंट है, केवल आंकड़े ही नहीं बोल रहा हूं। जो जमीनी रिपोर्ट है, जो लोग बता रहे हैं, जो पत्रकार आकलन कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है। और ये नतीजा दिखता भी है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करती है, क्योंकि रिपोर्ट तो उनको भी मिल रही है कि इस पर सत्ता हिल रही है। तब वो एग्रेसिवली अपने चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान को लाते चले गए हैं। और आज आपको आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया है कि क्रिकेट के मैदान में भी टीम का चयन भी कांग्रेस पार्टी आएगी तो हिंदू मुसलमान देख करके करेगी। आप समझिए, क्रिकेट को भी उन्होंने राजनीति में, चुनाव में, और उसको भी धर्म से जोड़ दिया है। यानी किस स्तर पर राजनीति चली गई है, ये बता रहा है आज के चुनाव का ट्रेंड। और आज के चुनाव का क्या मतलब है? आज के चुनाव का मतलब है 93 सीट्स, जिसमें से 71 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और उसमें से सबसे कम मतदान जिन प्रदेशों में हुआ है उसमें महाराष्ट्र है और गुजरात है। महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों को मैं अपडेटेड प्रतिशत भी आपको बताऊंगा देख करके फिलहाल की कितना है। लेकिन महाराष्ट्र में 55.54% का मतदान है। यानी यहाँ पिछले बार की तुलना में अभी तक 12% लॉस है, और अगर थोड़ा रिपेयर भी होगा तब भी 5-6% का लॉस रहेगा। ये हम मोटे तौर पे मान के चलते हैं। अब गुजरात में देखिए, गुजरात में 57% मतदान है। ये सबसे कम प्रदेश वालों में है 57। हालांकि बिहार में भी है, लेकिन गुजरात तो बहुत अधिक टर्नआउट वाला प्रदेश था। डबल इंजन की सरकार, मोदी शाह पूरी मिशनरी सब कुछ वहां जुटी हुई। अडानी भी वोट डालने जा रहे हैं अहमदाबाद में, अमित शाह भी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन वोटिंग डिप कर रहा है। ये खतरे की घंटी है। कर्नाटक, कर्नाटक जहां हम लोग की नजर है, कर्नाटक में 69% वोट हुआ है, लेकिन ये फिर भी पिछले बार से कम है। और पिछला डाटा एग्जैक्ट हम बताएंगे तो थोड़ा समझ में आएगी बात। लेकिन फिलहाल कर्नाटक में 69% वोट है। और इस बार 69% ये जो है, ये बीजेपी के लिए गुस्सा वाला भी वोट है। रेवन्ना मामले में ये बात समझिए, ये गुस्से में भी आकर के लोगों ने कर्नाटक में वोट किया है। जबकि बिहार में जो एग्रेसिव वोट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी जो वोटिंग पड़ी है 57 दिखता जरूर है, मगर बिहार का जो अपना ट्रेंड है उसके हिसाब से ये आगे अपडेट होगा तो बढ़ करके 60% क्रॉस निश्चित करेगा, जो कि पिछले 2019 के चुनाव से ज्यादा होगा। तो बिहार में अगर हम देखें तो मधेपुरा, सुपौल, ये सब जो अररिया, इन सब जगहों पर जो ज्यादा मतदान हुआ है, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है। और मुसलमानों को वोट नहीं देने के लिए जितना टॉर्चरिंग किया जा रहा है, आज हमने संभल से तस्वीरें देखी हैं, मारा गया है, पीटा गया है, बूढ़े लेटे हुए हैं, पुलिस तमाशा देख रही है, और उनको लेटे मतलब मूर्छित होकर गिरे हुए हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। सारे विजुअल्स आए हैं। यानी मुसलमानों को इस बार वोट देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। समझिए कि ये विजुअल्स दुनिया में जब जाएंगे तो वो हमारे डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचेंगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कैसी हो गई है। एक समुदाय के लोगों को पुलिस रोक रही है वोट देने के लिए, मार रही है वोट देने के लिए। लोग वोट देने के लिए इंसेंटिव देते हैं, वोट दो अपील करते हैं, और यहाँ वोट देने जाने पर मारपीट हो रही है। ये भी नजारा देखने को मिला है। अब हम वोट अपडेट करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। 2 चरण आप देख रहे, तीसरा चरण आज बीत गया। मोटे तौर पर हम बता भी रहे हैं
मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में भी बीजेपी कुछ सीटें लूज करती दिख रही हैं, जो कि उसका अपना गढ़ है। राजस्थान में आप देख चुके, आज चुनाव नहीं था, बीजेपी को अच्छा खासा पहले 2 चरणों में नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ में इस बार देख रहे हैं कि बीजेपी पिछले बार 14 में 11 सीटें थी, इस बार दोनों चरणों को मिलाएं तो यहां भी बीजेपी लूज करती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में वो सिलसिला जारी है जो पिछले बार भी दिखा था। लेकिन एक बात है कि उत्तर प्रदेश में इस बार वोटिंग परसेंटेज पहले 2 चरणों के मुकाबले संभला है। कैसे देखती हैं आप, कैसे एनालाइज कर रही हैं आप? देखिए प्रेम कुमार जी, आपने बहुत विस्तृत एनालिसिस शुरू में दे दिया है, उसके बाद कुछ और उसमें ऐड करने का कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन ये जरूर कहूंगी मैं कि जो एनालिसिस आपका है और जो सामने उतर रहा है, जो जो वोट परसेंटेज दिखा रही है, उसका अनुमान भी आपने लगा दिया। लेकिन ये जरूर है कि मोदी मैजिक में जो चल रहा था, उछल रहा था, चारों तरफ छाया हुआ था मोदी मैजिक, वो उस वो बहुत तेजी से स्लाइड डाउन कर रहा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। तो ये एक तीसरे चरण के चुनाव से परिलक्षित होता है, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार का हाँ, चुनाव प्रतिशत। मैंने अपने उद्बोधन में एक पॉइंट जो छोड़ दिया, वो अरविंद त्यागी जी बोल रहे हैं, आप प्लीज इंक्लूड कर लीजिए कि हरियाणा सरकार अल्पमत में आ हाँ, गई है हाँ और जी जी। 3 निर्दलीय विधायक दूर हुए हैं। भाई इतनी डबल इंजन वाली ताकतवर सरकार, उससे निर्दलीय तो आराम से पट जाते थे, भाई निर्दलीय भी उनसे दूर हो रहे हैं। इसके भी कारणों की आपसे अपेक्षा रखें कि आप उसकी भी समीक्षा करेंगे। जी जी हाँ, जी हाँ। तो अभी हरियाणा का ही ले लीजिए। तो हरियाणा में आप देख ही रहे हैं कि अभी जो पिछले दिनों जिस तरीके से उठापटक मची है और मुख्यमंत्री बदला गया है, और उस दौर उसके बाद जो क्योंकि वहां हरियाणा जो है एक ऐसा राज्य है जो कि किसान आंदोलन से जितना पंजाब प्रभावित है, उसी के बराबर पंजाब हरियाणा का राज्य भी उसी से प्रभावित रहा। और उसमें जो और जाट हमने जो आंकड़े दिए हैं अपने दर्शक की सुविधा के लिए बताएं, मैंने 7 बजे का आंकड़ा अभी बताया है, 6 बजे का नहीं बताया है, 7 बजे का बताया है, इसलिए कोई गलत फहमी ना रहे। जी जी हाँ, जो हर्षित कुमार सिंह कह रहे हैं उनको जी समझ ले कि लेटेस्ट 7 बजे का आंकड़ा वो बता रहे हैं। तो देखिए हरियाणा में जो किसान जो जाट मतों वाली पार्टी थी, जेएमएम, जो 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 ये दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी, किसान आंदोलन के दौरान इतना जुल्म किसानों के ऊपर हुआ, 750 किसान मर गए। उम्मीद ये की जा रही थी किसान आंदोलन के दौरान कि हरियाणा सरकार गिरेगी, जेएमएम अपना सपोर्ट खींचेगा उससे। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला थे वो उन्होंने गद्दी को प्रेफरेंस दी, ना कि अपने जाट वोट बैंक को। तो उसका नतीजा देखने को भी मिला। देखिए जाट वोट बैंक जो है, जो जाट बहुल इलाके रहे, उनमें दुष्यंत चौटाला को और जो अन्य जो भाजपा के जो उम्मीदवार वगैरह रहे हैं, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसानों के द्वारा रोक लगा दी गई है, और आप देख भी रहे हैं कि बिल्कुल खुलेआम वीडियो उसके जारी हो रखे हैं। तो देखिए जो वहां पे माहौल बना हुआ है इस वक्त हरियाणा में, एंटी बीजेपी माहौल बना हुआ है, तो डेफिनेटली वो जो उसके समर्थन कर रहे हैं पार्टियां, उनके लिए भी एंटी ही है माहौल। तो वहां तो जो निर्दलीय विधायक है उनके लिए तो इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है कि सरकार, क्योंकि उनको भी हवा जो पहचान रहे हैं वो हवा का रुख, कि बीजेपी को इस बार यहाँ से लोकसभा में सीटें अपेक्षित नहीं मिलनी है, जितनी की वो सारी की सारी सीटें उनके पास थी। तो मैं सही कह रही हूँ शायद हरियाणा के बारे में, तो उनके पास 10 की 10 सीटें थी बीजेपी के पास। तो इस बार बताया जा रहा है कि काफी मात्रा, मतलब 6 से 7 सीट कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है, तो इस बार आने की उम्मीद है। तो उससे क्या होता है कि जो एक माहौल में जो सुरसुराहट है, क्योंकि हरियाणा भी बहुत जल्दी विधानसभा इलेक्शन में जाने वाला है, तो जो लोकसभा का जो रिजल्ट रहेगा उसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली विधानसभा पे आएगा। तो जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने समय रहते अपना फैसला, जो कि बदलने की तरफ जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल सरकार वास्तव में अल्पमत में आ गई या नहीं, लेकिन अनकंफर्म रिपोर्ट ये कह रही है। और ये तो पहले भी लग रहा था, जो मुख्यमंत्री बदला गया वो इसीलिए बदला गया था क्योंकि उनको इस बात का खतरा नजर आ रहा था। लेकिन अब जो है, और उन्होंने मुख्यमंत्री भी अंबाला से लिया था, जो अंबाला
पंजाब का वो, हरियाणा का वो हिस्सा है जो जिसमें सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर हुआ, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ इलाका है वो। तो लेकिन आप देखेंगे कि जो आज की घटनाक्रम है कि भाई अस्थिर होने की तरफ है सरकार, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बदलना भी काम नहीं आया। अब चलते चुनाव के बीच में कोई सरकार अस्थिर हो जाए तो डेफिनेटली एक सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ा सरदर्द हो जाएगा ये। तो लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। खैर जो भी कुछ है, बाकी का जो आप जो और अन्य राज्यों की बात कह रहे थे, जैसे पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत बिल्कुल खस्ता है इस दौर में, तो बिल्कुल ही खस्ता है। और वहां उद्धव की जो शिवसेना है उसके पक्ष में काफी बयार चली हुई है, सहानुभूति वोट उन्हें उसे मिल रहा है। तो ये चीज है। और एक जो महाराष्ट्र की जो एक जो जो पोलिंग में जो राजनीति में इन्होंने जहां बारामती में दो परिवार के ही दो सदस्यों को भिड़वा दिया, मतलब ननंद और भाभी दोनों बीजेपी ने उनको भिड़वा दिया है। ये एक इनकी ऐसी शुरुआत, इनका एक ऐसा जो एजेंडा है, जो मैंने पहले भी एक दिन आपके कार्यक्रम में शायद कहा था कि परिवार विरोधी मानसिकता, ये परिवारों को भिड़वाने में विश्वास रखते हैं। और ये तो पवार परिवार की बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने हर घर में भिड़ंत करवा दिए, घरों के अंदर लोग बटे हुए हैं बीजेपी के अगेंस्ट और बीजेपी के पक्ष में। तो वो चीजें यहाँ तक चलती आ रही हैं। अच्छा, आपने दिया अभी गुजरात में 56%, कर्नाटक में 69, मध्य प्रदेश 64, और गुजरात में भी बताया जा रहा है। देखिए जो वहां के पत्रकार लोकल लोग हैं उनसे जिनके बात किया मैंने, तो उसमें 5 से 6 सीटों में काफी जबरदस्त तरीके से फाइट चल रही है बीजेपी के साथ में। और बनासकांठा के जो सीट है उसके बारे में तो हर कोई ये रिपोर्ट दे रहा है कि शॉर्ट कांग्रेस के ये पक्ष में जा रही है। यहाँ तो कोई हारने का सवाल ही नहीं है बनासकांठा सीट को। और इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा और आपकी भरूच और ये आपका जूनागढ़, ये बहुत 6-7 सीट है करीब जिनके ऊपर बात चल रही है। और बाकी आपने देख ही लिया कि वहां क्षत्रियों का जो आंदोलन चल रहा है वो जो उसमें डेफिनेटली वोट परसेंटेज में उसकी वजह से ही ये गिरावट आई होगी। ये 56% की 56% तो मेरे ख्याल से पिछले से कम ही रहा है ये भी। जी, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सूरज कुमार के आज बिहार से कोई विशेष समाचार नहीं है क्या? अब बिहार से बहुत बड़ा समाचार है, बड़का समाचार है जी। बिहार में लालू प्रसाद ने एक बयान दिया और उस बयान को से वो पीछे भी हट गए। बयान उन्होंने दिया कि पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ पूरा मिलना चाहिए। अब उसके बाद पूरी हेडलाइन चलने लगी सब जगह कि मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं लालू प्रसाद। अब बाद में जब 4 घंटे बाद लालू प्रसाद जी ने एक और बयान दिया, कहा कि हम तो मंडल कमीशन से आए हुए लोग हैं, मंडल कमीशन लागू कराने वाले लोग हैं, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर होता है। जाति नहीं कहा उन्होंने, सामाजिक आधार पर होता है। ये बात उन्होंने कह करके उस पर पैचअप किया। लेकिन सियासत गरम, नरेंद्र मोदी जी को मौका मिल गया, उन्होंने कोट किया लालू प्रसाद को। मैं कहता था ना ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले हैं। और मैं आता हूं सुरेंद्र दुबे सर के पास, अभी कुछ प्रतिक्रियाएं भी पढ़ता हूं, लेकिन सवाल पहले रख देता हूं आपके सामने कि देखिए तेलुगु देशम पार्टी कह रही है कि हम 4% आरक्षण देंगे धर्म के आधार पर मुसलमानों को। जेडीएस जिस पर कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती है कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके दे दिया मुसलमानों को, वास्तव में उसको लागू करने वाला जेडीएस, और वो मुसलमानों को नहीं दिया गया। वो जातीय का विस्तार हुआ इस देश में, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण दे नहीं सकता, लेकिन बोलने की भाषा में लोग बोलते हैं। तो बीजेपी के साथ वो सारे लोग हैं जो मुसलमानों को आरक्षण देने का झूठा वादा कर रहे हैं। भाई झूठा इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान इजाजत ही नहीं देता कि धर्म के आधार पर दीजिए, तो उस पर बीजेपी चुप है। लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि धर्म के आधार पर आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं और अब तो क्रिकेट टीम भी आप मुसलमानों के हिसाब से बनाइएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। आपकी प्रतिक्रिया तुरंत लेकिन आपकी इजाजत हो तो इस सवाल का उत्तर 2-4 प्रतिक्रियाएं पढ़ करके आपके पास आता हूं, जल्दी मैं पढ़ता हूं।
देखिए, सैयद नौशाद अली कह रहे हैं जशपुर में बारिश की वजह से मतदान कम हुआ। जशपुर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। और रामपल राठौर जी कह रहे हैं प्रेम जी हरियाणा में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, इस तरह का माहौल बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही कारण है कि निर्दलीय व्यक्ति भी बीजेपी की सरकार को छोड़ रहा है। सरकार छोड़ना मामूली बात नहीं होती है। जेजेपी तो पहले ही छोड़ गया, अब निर्दलीय भी छोड़े, सरकार अल्पमत में आ गई, अल्पमत की सरकार इस हालात में पहुंच गई, ये जनता का गुस्सा है। निर्मल सिंह बीजेपी हटाओ कह रहे हैं। हर्षित लिख रहे हैं कि हरियाणा में अल्पमत में आ गई है, 88 सीट्स है, मेजोरिटी 45, बीजेपी 43। अरविंद त्यागी लिख रहे हैं सरकार बदलते ही राजस्थान सरकार वसुंधरा राजे की वजह से गिरेगी। ये भी आप सही कह रहे हैं, बीजेपी थोड़ी कमजोर होगी तो सारी कमजोरियां बाहर आने लगेंगी, जो तानाशाही चला है उसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। रामफल राठौर जी लिख रहे हैं हरियाणा के 9 वर्ष मुख्यमंत्री भी करनाल में चुनाव हार रहे हैं। 9 वर्ष के मुख्यमंत्री, अगर निश्चित रूप से हरियाणा में जो गुस्सा है, करनाल में मुख्यमंत्री हार रहे हैं और मुख्यमंत्री के बदलने की वजह से नए मुख्यमंत्री की भी कोई पॉपुलैरिटी बढ़ी हो, ऐसा नहीं है। आज तो हमने टीवी में बाइट देखा नजब जी का, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस निर्दलीय को पटाने में लगी है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनके? कांग्रेस 3 निर्दलीय को पटा ले रही है। आप इतने दिनों से जेजेपी को पटा के रखे थे, निर्दलीय को पटा के रखे थे। देश में कितनी कांग्रेस की सरकारें आपने गिराई और आपसे निर्दलीय नहीं संभल रहे हैं। ये हालात हैं, मुख्यमंत्री कितने कमजोर हो गए वो मैं बताना चाहता हूं। कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं प्रेम कुमार जी बीजेपी के लोग अंतिम समय तक कुटिलता धूर्तता नहीं छोड़ेंगे। वो सारी चीजें हैं, लेकिन जनता का फैसला एक तरफ। आप भी सही कह रहे हैं। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं दुबे जी तीसरे चरण का चुनाव पूरा होते होते क्या आप कह सकते हैं बीजेपी का अंत तुरंत? ये बहुत सटीक आपसे प्रश्न किया गया है, आप उत्तर देंगे। अंसारी जी लिख रहे हैं, मोहम्मद कलमुद्दीन अंसारी, प्रेम जी खगड़िया से कोई जेडीयू का ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या विशेष है? मैंने देखा नहीं है सर, मैं देख कर बता दूं, मैंने देखा नहीं, आज बिजी रह गया पूरी तरह से। आई थिंक कांग्रेस पार्टी शुड कम विद बेटर, गिनती करो, भारतीय भरोसा, पहली नौकरी पक्की, किसान एमएसपीजी गारंटी, यानी मैनिफेस्टो की वजह से ये बेटरमेंट हुआ है। किरण जी नमस्कार कर रही हैं। तो गुजरात 55% वोटिंग हुआ है, थोड़ा दिन बाद 60% हो जाएगा। इसी चुनाव आयोग बाबू का कमाल। ये सब लोग उसी तरीके से बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग पर यही दबाव काम करेगा जो आप लोग दबाव बना रहे हैं। प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ी तो पूरा गोदी मीडिया बनारस में लग जाएगा और मोदी उलझ जाएंगे, नतीजा हार तक भी जा सकता है। कुछ न कुछ तो बड़ा प्लान आ रहा है विपक्ष की ओर से, क्या आ रहा है अभी इंतजार है। सुमित कुमार कह रहे हैं 2024 में मुश्किल है मोदी सरकार का आना, अंत की शुरुआत कर चुका हरियाणा। वाह, क्या तुकबंदी अपनाई आपने। अनिल सहगल जी कह रहे हैं प्रेम जी आपको क्या लगता है? मैं तो बता ही रहा हूं क्या लगता है, लगातार बता रहा हूं और पूरी स्पष्टता से बताता चलूंगा। साहेब की धोती खुलने वाली है, सुरेश चांद जी लिख रहे हैं। सोनिया गिल लिख रहे प्रेम जी ये राजीव कुमार इसी का क्या सीन चल रहा है? उनका जो भी सीन चल रहा है, उनके बीच भी अंतर विरोध सामने आएंगे, बाकी आयुक्तों के बीच भी बहुत जल्दी सुनिएगा। और इसी तरीके से फराज शकीब लिख रहे परसों मुंगेर में ललन सिंह को गाली गलौज कर दिया, आज 3 लड़कों को पुलिस ने उठा लिया है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है, 100% फ्रस्ट्रेशन है। रामपल राठौर कह रहे हैं प्रेम जी कर्नाटक से आज क्या हाल है, बीजेपी की क्या पोजीशन है? कर्नाटक से जो रिपोर्ट मिल रही है 14 में कोई भी एक सीट बीजेपी के नेता नहीं कह पा रहे कि ये हम जीत ही लेंगे। आज वाला 14 रेवेन्ना, प्रज्वल रेवेन्ना के कारण 14 की 14 सीटें बीजेपी खोती नजर आ रही है। एक भी सीट, मैं कह रहा हूं एक भी सीट बचाती हुई नहीं दिख रही है। रामपल राठौर जी लिख रहे हैं कि किरण कर्नाटक को मैंने पढ़ा, किरण जी लिख रहे हैं महाराष्ट्र संगोला में ईवीएम जला दिया, ऐसी घटनाएं आ रही हैं। गुड़गांव में राज बब्बर की जीत की क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां बीजेपी बहुत भरोसे में रहती है, लेकिन पूरे हरियाणा का माहौल जो है वो जरूर गुड़गांव पर भी असर करेगा। फिर भी यहाँ की आबादी चूंकि शहरी है और अर्बन है तो बहुत विश्वास के साथ मैं नहीं कह सकता। बिहार के तीसरे चरण में जेडीयू ने लोजपा के साथ खेला कर दिया है। बिल्कुल, ये दोनों जेडीयू को एलजेपी ने हराया था विधानसभा में और लोकसभा में जेडीयू उनको हरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हरा रहे हैं। खगड़िया में जेडीयू ने एलजेपी के साथ खेला कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये भी है। सोनिया गिल जी कह रहे हैं लेकिन रवन्ना का असर नॉर्थ में क्यों नहीं पहुंच रहा?
हाँ, नॉर्थ साउथ में एक फर्क तो है ही। यहाँ संदेश खाली को बीजेपी भुना ले गई, लेकिन संदेश खाली का जो सच्चाई आई उसको इंडिया गठबंधन, हालांकि बंगाल में तो भुनाया जा रहा है, बंगाल से बाहर नहीं भुना पा रही, वो चीजें फर्क है। मोदी महाराष्ट्र में बहुत फेंका फेंकी कर रहे हैं। इसी तरह से अरविंद त्यागी लिख रहे हैं सट्टा बाजार में भी मोदी को सट्टा से बाहर किया, सत्ता से बाहर किया। अब सट्टा बाजार भी बोल रहा है तो समझिए हालात कहां पहुंच गए हैं। हमारे साथ जेपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। जेपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंतजार कर रहे थे कि आज आप उत्तर प्रदेश का किस्सा आपसे सुनेंगे। और गौरव गुप्ता जी कह रहे हैं देश में चल रही आंधी है, नाम राहुल गांधी है। ध्रुवलाल चौधरी जी लिख रहे हैं, बांग्ला में आपने लिख दिया, मेरे लिए मुश्किल कर दी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। और फराज शकीब लिख रहे हैं जदयू के आधार वोट ने नारा दिया है, 20 का बदला 24 में। और अरविंद त्यागी जी एके जी को आपस में नमस्कार कर रहे हैं एक दूसरे से। मैं अब सीधे आता चाहता हूं दुबे सर के पास। बहुत लंबा इंतजार कराया आपको, क्षमा के साथ। और मैं सीधे, आपके पास प्रश्न है ऑलरेडी, दुबे जी जवाब दिया जाए। मैं ये देखा हूं लगातार कि जब भी आप हमारे पास आते हैं इतने प्रश्नों की बौछार कर देते हैं कि उनका एक साथ उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हो सकता है आपको हमारी क्षमता और कुछ जरूरत से ज्यादा पहुंचिएगा, वही पृथ्वी गोल है। हाँ, नहीं, हम ये सोचते हो सकता है आपको हमारे ऊपर ये भरोसा हो कि शायद हम सब बातें बता ही देंगे। जी। मैं शुरुआत करता हूँ आपके उस असेसमेंट से जो आपने बताया कि वोटिंग परसेंटेज जब जब गिरा तब तब भाजपा सत्ता से बाहर हुई, उसका आपने प्रमाण दिया। लगातार यहाँ 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और आज 7 मई, तीनों में लगातार गिरावट, और वही 5-6% की एवरेज है। इससे कितना भाजपा घबराई, इससे समझिए कि पूरे चुनाव आयोग के जरिए उसने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि नहीं हमारा वोट सब ठीक है, लेकिन अब वो भाई जो वोट पड़ेगा उतना ही तो होगा ना। और उसमें उन्होंने संख्या नहीं बताई कि कितने लोगों ने वोट डाला। अभी भी हो सकता है जो कह रहे हैं फिर काम पर लगाएगा चुनाव आयोग को कि भाई जब फिर कुछ फ्रॉड करो, कुछ अपनी वफादारी का परिचय दो। एक बार जब मालिक आपके गले में पट्टा डाल देता है तो फिर जब चाहता है वैसे घुमाता रहता है। उस ढंग का दृश्य चल रहा है। अब हम ये देखें कि क्या चीजें बदल गई 7 मई को, जो 19 अप्रैल 16 अप्रैल को थी। तो देखिए 19 अप्रैल 16 अप्रैल को भी ठाकुरों की नाराजगी थी। आज भी गुजरात से जो लोगों से बातें हुई कहा कि हाँ ठाकुर समुदाय अभी भी नाराज है, तो जाहिर है यहाँ भी नाराज होगा। आज कुछ चीजें जो ऐड हुई सर, ये उत्तर प्रदेश के लोग, किरण जांकवार जी लिख रही हैं वाराणसी में पंडित में भी भाजपा से नाराज है। पंडितों में भी नाराजगी है, क्योंकि मोदी ने सैकड़ों मूर्तियां रात हटवा दी गई, जिस पर वहां रातों रात हटवा दी गई कि पंडितों ने आंदोलन भी किया और दुर्भाग्य की मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। जेपी सिंह साहब ने भी इसका जिक्र किया था और आप भी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आपने भी किया था जी। हाँ, ये बड़े पैमाने पर हटाई गई। मैं अभी जब वाराणसी गया था तो मैंने देखा भी उस सबको हटाने की बहुत जरूरत नहीं थी। आपने उस एरिया को बड़ा स्वच्छ वो बना दिया, लेकिन जो काशी की मतलब महत्वता धार्मिक उसको खत्म कर दिया। नाउ इट्स ए टूरिस्ट प्लेस, तो टूरिस्ट प्लेस इस देश से बहुत से कहीं भी जा सकते। तो बाबा शिव बाबा को उनकी नगरी से हटा दिया एक तरह से। चलिए मैं उस मुद्दे पर नहीं आता हूँ। तो आपने बताया कि जब जब डिप हुआ तो बीजेपी हार गई, आज भी डिप हो रहा है। अंतर क्या क्या पड़ा? एक रेवन्ना केस एक्स्ट्रा आ गया जो 19 अप्रैल 16 26 अप्रैल को नहीं था। और वो अजीब, मैं उसको ये कहता हूँ भाई ये जो आदमी है जो भाग गया जर्मनी,
उसके उसके लगभग 3000 वीडियो क्लिप्स बताई जाती है। तो मैं तो अंदाज लगा रहे थे कि कब ये सोता था, कब खाता था, कब पार्टी में जाता था, कब कोई घर का काम करता था। उतनी स्पीड से जो आदमी सेक्सुअल क्राइम में लगा हुआ था, कैसे क्या कर रहा था, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है कि बहुत गंदा आदमी था और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये कहा कि इसको कांग्रेस ने खुद ही इसको भगा दिया, कांग्रेस से पहले क्यों कार्रवाई नहीं की। अल्टीमेटली कुल मिलाकर, हालांकि अगर मेरा मानना है कि इसी बात पर जरा सी बुद्धि से काम लेते मोदी जी और वो ये कहते कि मैं कर्नाटक के लोगों से माफी मांग रहा हूं, मुझे पता नहीं था कि रेवन्ना क्या मामला है, वरना मैं इसके नाम पर वोट नहीं मांग। हालांकि झूठी होता, जिनको सब पता था, वीडियो बहुत पहले से चल रहा था और कोर्ट से स्टे लिया गया था। सलाह नहीं दी सर, अच्छा हुआ आपने सलाह हाँ, नहीं दी मैं तो नहीं, अब अभी भी हो सकता है सलाह ले ले तो हम और दूसरों भी सलाह दे देंगे। नहीं, हम तो कहेंगे असली बात सुनाई क्या, नहीं, उनको माफी मांगने में कितना असली टाइम लगता है। असली बात क्या है कि वो जो रेवन्ना केस है वो बादल बन के मंडरा रहा है बीजेपी के टेंट के ऊपर। ओले पड़ रहे हैं, मंडरा ही नहीं रहा, ओले पड़ रहे हैं इससे। तो अब आप देखिए, जो इनकी आधी आबादी वाली नेत्रियां थी, कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश है। और जो सबसे ज्यादा बोलने वाली है, उनकी बोलती जो है किशोरीलाल शर्मा ने बंद कर दी। वो किशोरीलाल शर्मा के आगे कि कोई भाजपाई अमेठी में बोल ही नहीं रहा कि क्या करना है। तो एक रेवन्ना नए आ गए। हो सकता है, ऐसा लगता था कि शायद अपने आचार्य प्रमोद कृष्णम काम आ जाते, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि हम एक नया कानून, सुपर कानून बना देंगे और मंदिर को का फैसला पलट देंगे। इतना उन्होंने मतलब बड़ा भारी खुलासा किया जो 3 साल से वो वहां से नहीं किया, लेकिन वो नहीं चला। अगर चल रहा होता तो मोदी जी उछल उछल के हर सभा में कह रहे होते कि देखा, अब तो प्रमोद कृष्णम भी बता रहा है। वो समझ गया कि टाटा फिश हो गया, इस रॉकेट में कोई जान नहीं है, तो वो काम नहीं आया उनके। अभी आप कह रहे थे कि साहब वो हर बात बदलते थे। चुनाव में 2 बातें, इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर कायम है। अब वो रोजी की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा, किसानों की बात कर रहा है, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने की बात कर रहा है, और वो लगातार उस बात पर कायम। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सारे कव्वाली में भाग, देखिए कव्वाली हो रही तो भाग तो बीच बीच में लेकिन लेना पड़ेगा। तो कव्वाली में भाग लेते रहते हैं, लेकिन अपनी बात पे कायम रहते हैं कि खटोला यहीं बिछेगा, हम अपने घोषणा पत्र को लागू करेंगे। मोदी जी हर बार भागते हैं और रोज एक नया कोई बात कह देते हैं। 2 दिन कोई ज्यादा नहीं चलता, कुछ किसी को एक ही दिन बदल देते हैं। ये बता रहा है, बिहारी स्वयं में इस्तेमाल कर रहा हूं कि मोदी जी नरभसा गए। बिहारी लोग नरभसा गए नहीं कहते, कहते नरभसा गए। तो वो मोदी जी नरभसा गए, उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हार उनको सामने दिखाई पड़ रही है। और कोई भी आदमी हो जो सत्ता में हो, और वह भी ऐसी एब्सोल्यूट सत्ता में कि जहां बीजेपी और आरएसएस के लोग बुद्धम शरणम गच्छामि की मुद्दा में खड़े रहते हो, ऐसे ताकतवर आदमी के हाथ से अगर सत्ता जा रही होगी तो उसका नरभसा जाना स्वाभाविक। लेकिन मूल मुद्दे पर आने के बजाय डैमेज कंट्रोल करके वो जो इधर उधर ही भाग रहे हैं, कभी मुस्लिम पर आता है, कभी वो बता देते हैं। अब वो देखे, और इसीलिए रोज बदलते रहते मुस्लिम वाले भी। अब उन्होंने अभी जो लेटेस्ट आपने आज बताया, मैं अभी भूल रहा हूँ,
कि मुस्लिम के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। हाँ, क्रिकेट टीम, क्रिकेट उन्होंने देखा कि ये हाँ क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर देंगे। तो अब ये याद आए, अगर वो क्या कहते हैं मंगलसूत्र से चल रहा होता तो उसी को लगा रहे होते। वो कहने मंगलसूत्र से नहीं चला, हटाओ, अमित शाह को दूसरा मामला लाओ। दूसरा कि हुजूर एक क्रिकेट टीम में ट्राई कर लेते हैं। अभी अभी जय शाह ने मुझे बताया है कि ये अगर मामला हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उनको पता नहीं कि इस देश में क्रिकेट टीम में मुस्लिम्स में जाने कितने परफॉर्म वेरी वेल। उनको ये नहीं मालूम, अभी गए नहीं, अभी फिल्म इंडस्ट्री में भी आएंगे, जबकि इस समय फिल्म इंडस्ट्री को जो तीनों टॉप हीरो मुस्लिम है। अगर अमिताभ बच्चन को छोड़ दें, आर्ट खेल वो सब में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। तो ये अब वो क्रिकेट टीम में ले आए। इससे मुझे लगता है कि वो उनका जो मानसिक वो सोचने का तौर तरीका है थोड़ा काफी कमजोर हो गया है, और वो पॉलिटिकली सोचने के बजाय सब्जेक्टिव होकर सोच रहे हैं कि ये कर दें ये कर दें तो ठीक रहेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस, अब देखिए तरक्की देखिए, जो आपको बताएगा कि चुनाव का रुख कहाँ जा रहा है। एक राहुल गांधी थे जिनके बारे में ये लोग कहते थे कि राहुल को कौन नेता मान लेगा। कोई बैठक नहीं हुई इंडिया गठबंधन में कि राहुल हमारे नेता हैं। परिस्थितियां बनती गई और राहुल नेता हो गए। सारे नेता उनके पीछे चल रहे इंडिया गठबंधन के, और कोई चू चपाड़ नहीं कर रहा कि नहीं नहीं ये राहुल क्यों कर रहा है, मैं करूंगा। तो उनको सबको समझ में आ रहा कि सही लाइन पर हम जा रहे हैं, तो गुरु इसको जो करना कर लेने दो। राहुल भी पूरी तरह से उधर, मेनका गांधी लग गई। अच्छा, आप देखिए पतंग उड़ानी है, एक पतंग उड़ाई गई है कि मेनका गांधी वाराणसी से लड़ सकती है। बड़ी अच्छी बात है। आप अब राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं, रायबरेली से नहीं, उनके लिए कहा जाता। मुझे नहीं लगता ये सब होगा। मेनका गांधी जितना समय प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने में नष्ट करेंगे, उस समय का उपयोग वह अन्य जगहों पर। अभी तो वो 13 तारीख क्या बताई कि वो मैं अमेठी से हिलूंगी नहीं, रायबरेली से। तो वो उस समय का सदुपयोग दूसरी जगह करेंगे। और जो प्रचार जिस बात के, देखिए सबसे बड़ा मोदी का सहयोगी कौन सा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, वो सारे हथियार अब भूतरे साबित हो गए। जो करना था वो कर लिया। चुनाव आयोग पूरी तरह उनका सहयोग कर ही रहा कि हुजूर जो आप कहिए कर लीजिए। एक मीडिया था जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं शराफत में जी, वो इन्हीं का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा था बीजेपी के। उसके मतलब जी न्यूज जो सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था, और इस पर एक व्यंग संपत सरल जो इस देश के बहुत बड़े व्यंगकार, उन्होंने एक कविता सुनाई और उसमें उन्होंने कहा कि खबर आई सुबह की बीजेपी हार गई है। लोगों ने कहा, हमने नहीं माना। जब लोगों ने कहा कि जी न्यूज में भी खबर आ गई है कि बीजेपी हार गई, तब हमने माना। वो जी न्यूज ने 360 डिग्री स्थिति बदल ली। वो अब ये कह रहा है कि पत्रकारिता खतरे में, प्रेस फ्रीडम खतरे में। वो ये बता रहा है इस देश के लोगों को कि रावण देखिए क्यों मारा गया था। अब इससे गंदी तुलना नहीं की जा सकती। और कांग्रेस देखिए, उनके यहाँ तो छापे पड़ने शुरू हो जाते। मैं तो सोच रहा था कि तो भाई बड़ा रिस्क ले लिया, हो सकता है ईडी पहुंच जाए, इनकम टैक्स पहुंच जाए। भाई व्यापारी के पास तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा ना। लेकिन कोई छापा नहीं पड़ रहा। इससे लगता है कि जो उनको रिपोर्ट है सुभाष चंद्रा को बिल्कुल फिट है। और मैंने भी एक कदम आगे काम किया कि जैसे मैं एनडीटीवी जब तक था तो कुछ नहीं समझ में आता तो हम सोचते थे एनडीटीवी पर देख लेंगे। वो भी अडानी ने ले लिया, वो खत्म कर दिया। जी न्यूज में वर्षों नहीं दिया। अब 2 रोज से मैं जी न्यूज देख रहा हूँ कि ये वाकई बदले कि नहीं बदले। तो आज हमने देखा कि हाँ, ये लोग अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबको दिखा रहे हैं, उनकी स्टिक चला रहे हैं, और उसके बीच बीच प्रधानमंत्री को भी छोटा छोटा दिखा रहे हैं।
इससे लगता है वो काम चल रहा। आपको क्या लगता है कि सुभाष चंद्र जो कर रहे हैं वो बात अरुण पुरी को नहीं दिखाई पड़ रही है? जो उनको क्या कहते हैं, चौधरी साहब को ले आए थे, वो भी तो धंधा ही कर रहे हैं ना। ये बात क्या अंबानी को नहीं दिखाई पड़ रही? थोड़ा जल्दी में समाप्त करेंगे। जेपी सिंह हाँ, साहब बहुत तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, तो मुझे ये लगता है कि चौतरफा संकट के बादल घुमड़ घुमड़ बरसना शुरू हो गए। सिर्फ घुमड़ घुमड़ गरज ही नहीं रहे, बरसना शुरू हो गए हैं। और बीजेपी की बैटिंग फील्ड गीली हो गई है, जिसमें शॉट मारना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जी 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 जेपी सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश को लेकर के आज आपके पास क्या खबर है? और मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, नीचे टिकर देखिए, 2019 में वोटों का ये प्रतिशत है जो मैं दिखा रहा हूं। मैंने इसलिए रखा है ताकि दर्शक भी कंपेयर कर सकें। आज 7 बजे तक का जो मतदान है उसमें वो एड ऑन कर लें कि भाई चुनाव आयोग बाद में क्या अपडेट करेगा, वो अपने मन से एड ऑन कर लें। और तब जो 2019 में वोटों का प्रतिशत है वो भी देख लें। यूपी में 2019 में ओवरऑल ये परसेंटेज है 59.21 था, बिहार में 57.33, गुजरात में, ये मैंने लिख दिया है, दर्शक आप पढ़ लें और आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जेपी सिंह साहब, आपसे सीधा सवाल कि आज उत्तर प्रदेश में क्या समझा जाए, जबकि उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है हम आपको स्क्रीन पर रखें तो 57.34 अभी ही हो चुका है, और ओवरऑल पिछले बार जो था वो 59.21 था। यानी इस बार वोटिंग ज्यादा हो रही है आज के चरण में। देखिए प्रेम जी, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितने वोटर हैं उनकी संख्या नहीं आती, तब तक ये परसेंटेज का मामला बड़ा गोलमाल है। सर आप बोलिएगा कि जब तक रिजल्ट ही नहीं आता तब तो रिजल्ट आ जाए तो बात क्या करें? नहीं तो हमें इस बार जो है ये कहीं ये नहीं बता रहे हैं कि खाली परसेंटेज में बता रहे हैं। अब जब इस बार 5 साल में आया था चुनाव आयोग का कि कितने कितने लाख 1.5 लाख वोटर बढ़ गए। सर वोट परसेंटेज को लेकर के मैंने शुरू में एक बात रखी थी, आपको, आप चूंकि देर से जुड़े, उसको थोड़ा सा बहुत जल्दी में बताते हैं आपको कि जब 2004 में सरकार बदली थी तो वोट परसेंटेज डिप हुआ था, बीजेपी की सरकार चली गई थी। 2009 में जब कांग्रेस आई थी तो एज इट इज रहा था वोट परसेंटेज, ना घटा था ना बढ़ा था, 0.14% बढ़ा था, वो लगभग एज इट इज। और जब बीजेपी की सरकार 14 में आई तो 8% से ज्यादा वोट परसेंट बढ़े थे पिछले चुनाव के मुकाबले। वो मुश्किल 2% से कम वोट बढ़े थे। यानी बढ़ रही है तो बीजेपी रिपीट कर रही है, स्थिर है या नीचे है तो कांग्रेस आ रही है। तो वोट परसेंटेज के मायने तो स्पष्ट हैं ही। नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना कि हर बार तो कुछ वोटर बढ़ते हैं, तो हर बार जो वोट बढ़ने की बात नहीं हाँ नहीं, हाँ तो संख्या जो है, संख्या से ही तो परसेंटेज निकलता है ना। तब जैसे मान ली कि अभी आपका जो है यूपी का 2019 में 59.21% था, तो उस समय जो है टोटल वोट इनको कितना मिला था, और अभी इतना वोट है तो अब आगे आएगा ही टोटल वोट इनका गिला। ये सब बड़ा सब आंकड़ों की बाजीगरी है बहरहाल। परसेंटेज तो इसीलिए मापा जाता है ना हम। हाँ लेकिन साथ में वो भी होना चाहिए ना, इतने वोटर बढ़े तो वो वोट किधर गए जो नए पहली बार अब की बार वोट देने जा रहे हैं। जी पहली बार जब वोट देने जा रहे हैं, देखिए हमारे काफी साथी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, पत्रकार हैं, बहुत लोग सक्रिय भी हैं, बहुत लोग निष्क्रिय भी हो गए हैं। सबका कहना है कि जो 10 का लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो है चुनाव हुआ है, उस 10 में पिछली बार 8 सीट भाजपा को थी और 2 सीट सपा को थी। एक उपचुनाव मैनपुरी का सपा ने जीता था और जो है वो मुलायम सिंह थे, और उसके बाद एक जो है 1 सीट और इनके पास थी। अब की बार स्थिति उलट गई है। अब की बार ये कहा जा रहा है कि 8 सीट 10 में से सपा माने इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 2 ही सीट पर जो है भाजपा लड़ाई में दिखाई पड़, ऐसा उनका कहना है। तो परसेंटेज और इसकी बात तो बात की है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो शिकायतें आई हैं
वोट नहीं देने दिया जा रहा है। आदित्य यादव धरने पर भी बैठे थे कि साहब हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, वो मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। तो जो खेमे में जो जगह जगह जो पर्ची काटने का खेमा लगता है, उसमें जो भाजपा के जो पर्ची काटने वाला जो मतलब बस्ता लगा था, उसको जो लोग देखते हैं पत्रकार, तो उनका कहना था कि जितने लोग इधर इंडिया गठबंधन के बस्तों पर थे उतने उधर नहीं थे। फिर जो जाति का समीकरण है वो आप सब लोग जानते हैं कि वहां जो है मुसलमान और यादवों की संख्या, यादव बेल्ट में ये अबकी बार 10 सीट का चुनाव हुआ था। तो इसलिए अगर इस तरह है तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है ये 50 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे, 40-40 सीट मिल जाए इनको तो भी इनको खुशी मनाना चाहिए कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमको 40 सीट मिल गई। बाकी बिहार से भी आ रहा है कि जो है आपके 5 सीट में जो है वो क्या कहते हैं मामला बहुत ही कांटे का है। 2-3 सीट पे क्लियर एज है उनका राजद का। आपके पश्चिम बंगाल में तो मुर्शिदाबाद जो है वो सीधे सीधे अब्दुल गनी खान चौधरी का गढ़ था, जो सिराजुद्दौला के समय में राजधानी थी। वहां जो 4 सीट का चुनाव हुआ उसमें है 3 सीट पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बनाम टीएमसी का मुकाबला है। बीजेपी तीसरे स्थान पर है। 1 सीट पर जो है शायद बीजेपी लड़ाई में है। 4 सीट का जो आज भी चुनाव हुआ है। महाराष्ट्र का भी चुनाव है। आपके वानखेड़े साहब तो तमाम चैनलों पर जो है सोशल मीडिया पर इसमें उसमें कह रहे हैं कि जो है मैक्सिमम सीट जो है वो हार रही है, क्या कहते हैं बीजेपी या शिंदे ग्रुप हार रहा है। वहां जो है वो गठबंधन जो है उद्धव ठाकरे नंबर 1 पर लीड कर रहे हैं। तो इस तरह की चारों खेड़े साहब चुनाव परिणाम थोड़े बताएंगे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब ये ट्रेंड है भाई, अब उनको लोग बड़ा करते हैं। आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। अरे हम उत्तर प्रदेश है ना, लेकिन मतलब इस तरह जो है पूरी जगह पर आ रहा है कि बीजेपी 3 चरणों के बाद सबसे बड़ी पार्टी होके नहीं उभर रही है। सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है उभर रहा है, और बीजेपी इंडिया गठबंधन से 60-70 सीटों से पीछे रहे तो ताजुब नहीं होगा। ये तीसरे चरण पर। जी जी, मैं मीनू जी आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं। ये जो हमने वोट परसेंटेज का नया आंकड़ा रखा, नया मतलब 2019 का आंकड़ा कंपेयर के लिए रखा, ये साफ साफ बता रहे हैं कि इस चरण में उत्तर प्रदेश में थोड़ा बेहतर मतदान हुआ है, बिहार में बेहतर मतदान हुआ है, लेकिन अब भी देखें तो कर्नाटक जैसे, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में वो मतदान का फीसदी नहीं नजर आता है। उदाहरण के लिए मैं एक बार फिर से आंकड़ा रखता हूं। देखिए ये असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। मैं महाराष्ट्र का रखना चाहता हूं। देखिए गुजरात में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 55.94% मतदान ये इस बार दिख रहा है। और तब जब 2019 में दिख रहा था तो महाराष्ट्र को आप देखिए 61.02% था। तो अभी भी फासला है, करीब 6% का फासला दिख रहा है महाराष्ट्र के मुकाबले। महाराष्ट्र का अगर हम देखें तो नहीं, 6 नहीं, ये भी 55.94 है, इसको 56 मान लीजिए, और 2019 में मानिए तो 61.5% का फासला साफ साफ दिख रहा है। ये 5% बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में भी वही बात है। कर्नाटक में उस बार 68.81 था, और अभी कर्नाटक में हम देख रहे हैं 69.03 है। यानी इस फेज में अच्छा मतदान हुआ है। तो थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, वोट कम हो रहे हैं। गुजरात में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वोट बढ़ रहे हैं। ये दोनों चीजें हमें दूसरे चरण में दिख रहे हैं और विपरीत उदाहरण है। इसको कैसे एनालाइज करें? जबकि गुजरात से खबर आ रही बीजेपी हार रही है वोट बढ़ने के बावजूद, अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि बीजेपी हार रही है वोट घटने के बावजूद। इसको कैसे समझाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जी। देखिए ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा रिजल्ट्स, क्योंकि इसी बीच में विधानसभाओं के चुनाव भी हो चुके हैं, तो वो भी वहां रिफ्लेक्ट हो। जैसे कर्नाटक है, वो वहां मुझे लगता है वहां विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वहां पे। लेकिन फिर आपकी बात कि गुजरात में भी हुआ है चुनाव, तो अभी विधानसभा का वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वही रिफ्लेक्शन, भाई गुजरात में तो स्वीप करा है उन्होंने, तो उस हिसाब से स्वीप करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ये हर एक स्टेट का जो वोट परसेंटेज का एनालिसिस मेरे हिसाब से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र को लीजिए,
महाराष्ट्र में देखिए जितना मतलब जबरदस्त कम से कम तरीके इस आधार पर होना चाहिए कि कहाँ डबल इंजन की सरकार और कहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये समझ लीजिए। और जी। रिसेंट इलेक्शन का रिफ्लेक्शन मान लीजिए, सभी उसमें थोड़ा आप उसमें ले सकते हैं कंसिडरेशन में। अब जैसे महाराष्ट्र को लीजिए, तो महाराष्ट्र में देखिए साफ साफ वजह नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है। जिस तरीके से संघवाद के ऊपर जबरदस्त हमला किया है मोदी जी ने, आक्रमण किया है, और एक जो संघवाद और या ये कहिए लोकतंत्र को जो तहस नहस करके रख दिया है, और जिस तरीके से तोड़ फोड़ मचाई है, मतलब दो पार्टियों को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ इतनी बुरी तरीके से मचाई, और पैसे के बल पे, धन बल और भ्रष्टाचार की बात करते थे, और भ्रष्टाचारियों को ही अपने साथ ले लिया और सरकार में उन्हें बड़ी पोजीशंस पे बैठा दिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स बना के। और उससे जो है वहां की जनता में नाराजगी थी। देखिए महाराष्ट्र की जनता का मिजाज बहुत थोड़ा अलग है, वो यूपी के जैसे नहीं है कि इस तरह की जो तोड़फोड़ बस्ती है उस पे हुलेले करने वाले लोग। वहां बड़ा जिसको कहते हैं ना कि बंबई महाराष्ट्र नहीं है, बंबई के अलावा भी महाराष्ट्र है, तो वहां बड़ा शांत और ऐसा जीवन जीते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत राजनीति को लेके इतनी उठापटक लोगों को पसंद नहीं है वहां पे। तो और जो इन्होंने किया मोदी जी ने, उसमें उसके साथ साथ यहीं तक सीमित रहता, तोड़फोड़ बचा रहे थे। इन्होंने जो गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की एक खाई वहां पैदा कर दी है। देखिए आज भी उसके ऊपर एक खबरें उसमें चल रही हैं, आज भी खबर चली है। एक ट्विटर पे एक किसी ने ट्वीट किया था, राजू पारुलेकर ने, उसने ट्वीट किया था कि एक कंपनी ने ऐड निकाली, गुजराती ओनर है उसके, उन्होंने ऐड निकाली कि भाई महाराष्ट्रियंस मराठीज आर नॉट वेलकम, मतलब मराठीज अप्लाई ना करें इन पोस्ट के लिए। और उससे पहले आप देखेंगे कि मोदी जी गुजरात चुनाव को जीतने के लिए महाराष्ट्र से 2 प्रोजेक्ट ले गए थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले गए थे, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स वो ले गए थे वहां पे। उसका गुस्सा अभी बाकी है वहां पे, और बाकी का जो इन्होंने तोड़फोड़ मचाई और खास करके उद्धव ठाकरे के साथ जो इन्होंने किया, उससे वहां की जनता बहुत नाराज है, और वो सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ अब अजित इसकी पवार साहब की पार्टी को भी उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। तो जो ये जो महाराष्ट्र का जो आपका ये है वोट परसेंटेज, इसका तो मेरा जस्टिफिकेशन ये है। और गुजरात का अगर आप समझें तो मेरे ख्याल से गुजरात में जब तक चुनाव शुरू नहीं हुआ था तब तक तो यही माना जा रहा था भाई विधानसभा का जो रिफ्लेक्शन उसी तरह आएगा, क्लीन स्वीप है भाई, 2 बार से पूरे सीट जीतते आ रही है। 14 में भी गुजरात में भाजपा ने पूरी 26 सीटें जीती और 19 में भी 26 सीटें जीती। लेकिन अभी जो वहां एक रिसेंट जो डेवलपमेंट ये क्षत्रिय वाला हुआ है, इसने चूल्हे हिला दिए भाजपा की। तो वहां पे जो क्षत्रिय है वो वहां पे ज्यादा करके रॉयल फैमिलीज के क्षत्रिय हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो वो दब नहीं रहे हैं। जो कि जनरली जो दबाव में आ जाते थे लोग, बाकी की जो और समुदाय या जातियां रहते थे वो लोग दबाव में आ जाते थे, वो दबाव में नहीं आ रहे हैं। तो एक तो वो कारण है, और ये जो दूसरा जो कारण है जो रिसेंटली जो ये मोदी सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ ये, और इसके बाद ये वैक्सीन का जो मुद्दा है, मेरा मानना ऐसा है कि इन दोनों मुद्दों ने मिलकर लोगों के मन में जो एक अगाध विश्वास था मोदी के प्रति, उसको जबरदस्त तरीके से झिझोड़ दिया है, और जनता नींद से जागी है वहां की, जो कि बेसुध थी अभी तक काफी। तो इसका मेरा जस्टिफिकेशन ये है गुजरात के वोट परसेंटेज कम होने का। जी प्रेम जी। जी आज की एक बड़ी घटना है जो हमारे दर्शक भी लगातार हमारा ध्यान दिला रहे थे और हम अपने बहस में ज्यादा बिजी रहे, उस पर बात नहीं कर पाए। वो घटना है कि मायावती जी ने बड़ा फैसला किया है, और मायावती जी ने जो फैसला किया है, आनंद जी को सारे पदों से, सारी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके पॉलिटिकल मायने हैं। चुनाव चल रहा है, पूरा फेस बना करके उन्होंने पेश किया। वो वोट मांग रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। उसके बाद में वो जौनपुर वाला कांड में भी रिलेशन समझ में आता है कि कोई अंदर खाने बात हुई कि बीएसपी ने लास्ट समय आवर में प्रत्याशी बदला। तो ये 2 मायने इसके स्पष्ट दिखते हैं। मैं इस दो मायनों पर बात करूंगा, लेकिन मायावती जी ने जो ट्वीट किया है वो अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। और वो ट्वीट है, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, देखिए। विदित है कि बीएसपी एक
पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वो कह रही है कि आकाश आनंद मैच्योर्ड नहीं है। आपने उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकारी क्या होता है? उत्तराधिकारी मतलब पूरी राजनीतिक विरासत आपने सौंपी थी और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैच्योर्ड नहीं है। तो अपनी मैच्योरिटी पर ये सवाल उठा रही है मायावती जी। क्या मैच्योर वो नहीं है कि मैच्योर्ड आपका डिसीजन नहीं था कि जिसको आपने बनाया वो चुनाव के समय में उससे जिम्मेदारी वापस ले रही है? क्षमा करेंगे, बहुत बड़ी नेता है मायावती जी, लेकिन कोई डिसीजन सही या गलत होता है और मायावती जी का ये डिसीजन बीएसपी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से उसके मनोबल को तोड़ने वाला साबित होगा। ये किस दबाव में है, क्यों है, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बीएसपी के कैडर्स जो है अब एकजुट नहीं रह पाएंगे। वो अपनी इच्छा से फैसला करेंगे, जैसा कि हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा था कि बीएसपी के कई जगहों पर, सीटों पर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पर बीएसपी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने बैठक करके वोट दिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को। अब ये प्रवृत्ति पूरे प्रदेश में फैलेगी और बीएसपी का जो वोट बैंक है वो बिखर कर रह जाने वाला है। ये क्या कहेंगे जेपी सिंह साहब, आपसे टिप्पणी, फिर हम खबर को फिर समेटेंगे भी चर्चा को। जी देखिए भाई, मेरी समझ से आनंद कुमार मैच्योर थे या नहीं मैच्योर थे, वो क्या कहते हैं आपका, उनको काफी दिन से मायावती जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के चक्कर में थी, लेकिन वो जो एक एफआईआर हुई उसके अलावा जो लगातार कहा जाता है कि मायावती केंद्र सरकार के दबाव में है, क्योंकि इनका भी कच्चा चिट्ठा जो है किसी भी दिन ईडी इनके दरवाजे पर दस्तक मार सकती है, तो इसलिए उसके अनुसार जो है ये अपना क्रियाकलाप चलाती हैं। अब उसका एफआईआर हो गया तो इनको ये समझ में आ गया कि ऐसा ना हो कि वो टारगेट पर आ जाए, तो इसलिए उसको टारगेट से हटाने के लिए इन्होंने उसको निकाल दिया है। इनकी पार्टी समाप्त प्राय है और ये हमारे ख्याल से जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि इनकी पार्टी का जनाधार कहाँ चला गया, किस ओर शिफ्ट हो गया है। इनका जनाधार लेने के लिए बहुत दूसरे लोग जो है मतलब क्या कहते हैं तत्पर हो गए और इनका पूरा कैडर जो था एक जाटव समाज को छोड़कर बाकी पहले से ही धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं अलग हो गया। पासी समाज है और समाज है, सब लोग अलग अलग हैं, वो इनके साथ इस समय कोई नहीं है, आपको बता। तो अब हमेशा जो है ना वो कहते हैं ना काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, कभी ना कभी तो जलती है। जी जी। और जेल जाने से बहुत बहन जी डरती हैं। जी, उस दर्शक की बात सुन लेते हैं। हर्षित कुमार सिंह जी जानकारी चाहते हैं और जाहिर बात है हम सब बात करते हैं, सब एक दूसरे को अवेयर करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि बारामती में जो लोकसभा सीट है वहां कम मतदान हुआ, इसके क्या कारण? देखिए, बारामती के साथ साथ मढ़ा को भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो निर्णय दे देंगी जनता उसको स्वीकार कर लेगी। बारामती में एक ही परिवार के लोग लड़ रहे थे। मढ़ा में भी जो बीजेपी के थे पाटिल साहब, मोहिते पाटिल, उनको उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। बीजेपी ने वहां राज घराने को, सांसद को बरकरार रखा, मतलब टिकट दिया। तो नतीजा ये हुआ, जनता के मन में ये जा रहा है कि हम जिसके खिलाफ पिछली बार लड़ रहे थे उसको हम फिर एनसीपी में जाके वोट देंगे क्या? ये मढ़ा की बात कह रहे हैं।
एनसीपी को नुकसान हुआ है बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट देने का, ये बात हम कह रहे हैं। वो दिख रहा है वहां पर वोटिंग परसेंटेज में, लोग उदास हो गए, क्या किसको वोट दे भाई। यही उदासी बीजेपी के वोटरों में है कि तुम जिसका विरोध करते थे उस सबको अपनी पार्टी में ले आए हो। अजित पवार को क्यों दे वोट हम, उनकी पत्नी को या उनके रिश्तेदारों को हम क्यों वोट दें। ये है बारामती का सच। बारामती में परिवार के लोगों के खिलाफ लोगों की एक नाराजगी होगी। अजित पवार को हम क्यों वोट दें, तो बीजेपी के साथ हैं। एनसीपी के परिवार को हम देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये लोग भी परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के दोनों तरफ से ये नाराजगी है। लेकिन चूंकि पूरे महाराष्ट्र की जनता बीजेपी से खार खाई बैठी है, बहुत सारे कारण हैं। उद्धव ठाकरे एक ऑब्वियस लीडर के रूप में महाराष्ट्र में उभरे हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय आप देखेंगे जब सीट आएगा, सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को मिल रही होंगी, ये नजर आएगा, क्योंकि वो एकदम जबरदस्त तरीके से। उसके बाद कांग्रेस भी उसके आसपास ही रहने वाली है, लेकिन नुकसान एनसीपी को होगा, चाहे अजित पवार का चाहे शरद पवार का। ये एनसीपी को नुकसान होना है। एक नाथ शिंदे गयो, इसी अब बीजेपी को भी भारी नुकसान। तो बीजेपी, एक नाथ शिंदे, एनसीपी दोनों खेमे, ये नुकसान वाला खेमा है। और जो फायदा वाला खेमा है वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट है। महाराष्ट्र की राजनीति को हमने आपको नट सेल में बता दिया। तो आज की इस चर्चा को मीनू जी समाप्त करते हैं, चूंकि हम लोग आगे बढ़ गए हैं समय सीमा से। कोई भी बात बहुत अच्छी भी क्यों ना हो, अगर समय सीमा में नहीं कही जाती है तो वो फिर पल्ले नहीं पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप, हमारे दर्शक भी थक गए होंगे, निश्चित रूप से उनको भी विश्राम देना चाहिए। वो दूसरी जगहों पर भी सुनते हैं, समझते हैं बातों को। और मैं बहुत सारी प्रतिक्रियाएं नहीं ले पाया, लेना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, जब तक कि हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करें, लाइक करने की अपील करें और इसको ज्वाइन करने की अपील करें, तब तक तो कुछ प्रतिक्रियाएं हम दिखाई सकते हैं। और ये प्रतिक्रिया दिखाने का क्रम जारी है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जेपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आभार। मीनू जी, आपका बहुत बहुत आभार। और सुरेंद्र दुबे सर जो हमारे साथ अब तक थे और बहुत विस्तार में उन्होंने समय लेकर के आपको राजनीति समझाई, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर आभार करते हैं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।